अब इसका क्वेश्चन 20 देखिए, असर्शन रीजन का ही क्वेश्चन है। असर्शन हमें क्या दे रखा है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन्स को उछाला जाता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ 2 हेड्स, हमें किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमें 2 हेड मिले। इफ इट इज नोन दैट एटलीस्ट 1 हेड कम्स अप, और ये हमें दे रखा है कि कम से कम एक हेड तो आपका आएगा, और वो प्रोबेबिलिटी आपकी 1/3 आएगी, ये असर्शन कह रहा है। तो हम वो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं और फिर चेक करेंगे कि क्या वो 1/3 आ रही है या फिर नहीं आ रही है। ये आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। सो व्हेन 2 coins are tossed, let S denotes the सैंपल स्पेस। हमने मान लिया कि S किसको डिनोट करता है, सैंपल स्पेस को डिनोट करता है। तो सैंपल स्पेस जब हम बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा HH, HT, TH या फिर TT हमारा बनेगा। अब हम 2 इवेंट मान लेते हैं। एक इवेंट तो ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, तो हमने मान लिया लेट E denotes the event of getting 2 हेड। हमने मान लिया कि E इवेंट है हमारा 2 हेड मिलने के लिए, एंड F denotes the event of getting at least 1 हेड। F इवेंट है कि कम से कम एक हेड मिले। तो E के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 2 हेड के लिए केवल एक ही एलिमेंट है जिसमें 2 हेड आते हैं, तो यहां पे आ गया HH। F में कितने आएंगे, कम से कम एक हेड और उससे ज्यादा भी इसमें आ जाएंगे, तो यहाँ TH आएगा इसमें, HT आएगा इसमें, और HH भी इसमें आएगा। कम से कम एक होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जितने हैं वो सब चल जाएंगे। इसके बाद मैं दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लूं तो दोनों में कॉमन भी केवल HH ही आएगा। अब PE की प्रोबेबिलिटी निकाल लें तो वो आएगी, देखो यहां एलिमेंट है 1 और टोटल है 4। PF की प्रोबेबिलिटी निकाल लें तो वो आएगी 3/4। PE इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी निकाल लें तो वो 1/4। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालो जब एटलीस्ट 1 हेड आपका आ चुका है। ये दे रखा है, मतलब F आपका पहले से हो चुका है। तो F पहले से हो चुका है, E की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है PE इंटरसेक्शन F अपॉन में PF। और PE इंटरसेक्शन F कितना आया है हमारा 1/4, और PF कितना आया है हमारा 3/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहां आ गया 1/3। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि हमें दोनों हेड मिले जब कम से कम एक हेड पहले से आ चुका है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 आ रही है। और यहां कितनी दे रखी है, 1/3 दे रखी है, मतलब ये सही बात कह रहा है। अब रीजन को देखिए, लेट E and F be the events associated with the random experiment having sample space S, then PF/E किसके बराबर होगा, PE इंटरसेक्शन F ओवर PE। ये भी सही बात है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही तो फॉर्मूला है ये। तो A इज ट्रू एंड R इज ट्रू, दोनों ट्रू हैं। A is true and R is true, और आप ध्यान से देखें तो R ही इस A की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। जब हमने A को निकाला तो यही फॉर्मूला तो यूज किया है, तो आप लिखेंगे A and R are true and R is the correct explanation of A। तो ऑप्शन आप इसमें सेलेक्ट कर लेंगे एंड दैट विल बी ऑप्शन ए। ठीक है,
अब सेक्शन बी देखिए, सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 21। हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू 1/2 e की पावर एफ एक्स माइनस ई की पावर माइनस एफ एक्स, और जहां पर एफ एक्स किसके बराबर है आपका, लॉग एक्स के, तो वो कह रहा है dy बाई डी एक्स निकाल दो। क्लियर हुआ ना क्वेश्चन? y ये दे रखा है, एफ एक्स ये दे रखा है, और dy बाई डी एक्स हमें यहां पर निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर एफ एक्स की वैल्यू यहां रख दो। तो एफ एक्स की वैल्यू जब हम यहां रखेंगे 1/2 ई की पावर लॉग एक्स माइनस ई की पावर माइनस लॉग एक्स। अब लॉग में हम जानते हैं, लॉग में जो फंक्शन की पावर हो वो आगे आ जाती है, या फिर आगे जो पावर दे रखी है उसको आप फंक्शन की पावर बना करके लिख सकते हैं। यहां है तो आगे ले आओ, आगे दे रखी है तो फंक्शन की पावर में ले जा सकते हैं। ये -1 यहां दे रखा है, मैं इसको फंक्शन की पावर में ले जाऊं तो यहां क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 1/2 ई की पावर लॉग एक्स माइनस ई की पावर लॉग एक्स की पावर -1। और हम ये भी जानते हैं e की पावर log x जो है वो x के बराबर होता है, e और log एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो यहां आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 x बचेगा माइनस, और यहां क्या बचेगा, x की पावर -1। मैं इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको ऐसा लिख दूं, बस अब इसका डेरिवेटिव कर देंगे। अब ये डेरिवेटिव करने वाली फॉर्म में आ गया है। सो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, एक्स का हो गया 1 और 1/x का होता है -1/x स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया, 1/2 1 प्लस 1/x स्क्वायर। तो पहले आपको इस फंक्शन को यहां पुट करना था और फिर y की वैल्यू निकालनी थी, और फिर जब y की वैल्यू आपको x के टर्म्स में मिल जाए तो dy बाई डी एक्स आपको यहां निकाल देना है। क्लियर हुआ है क्वेश्चन? अब 21 के और वाला पार्ट देखिए, यहां पर फंक्शन ये दे रखा है tan इनवर्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। यहां देखो, इस 1 प्लस साइन एक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहां साइन 2x का फॉर्मूला लगाएंगे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। अब आप देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ऐसा कर देंगे हम इसको। और जब यहाँ 1 माइनस साइन एक्स होगा तो यहाँ माइनस आएगा और ये बन जाएगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का स्क्वायर। क्लियर हो रहा है ना? अब मैं डायरेक्ट वैल्यू रखने वाला हूं यहाँ पर tan इनवर्स। आपको ये 2 स्टेप में करके दिखाना है यहाँ पर, देन इसके बाद आप वैल्यू रखोगे। मैं डायरेक्ट रख रहा हूं, तो यहाँ 1 माइनस साइन एक्स की जगह आएगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का स्क्वायर, और न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर पे अलग अलग रूट लगा लो आप। और 1 प्लस साइन एक्स क्या बना है हमारा, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स, ये बना है हमारा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का स्क्वायर, और नीचे क्या बना है हमारा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से सारे रूट्स कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और हम फिर क्या करने वाले हैं,
न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को ही हम क्या करेंगे, cos x/2 से डिवाइड करेंगे। मैं एक करके दिखाता हूं आपको भी। यहाँ पे cos x/2 माइनस साइन x/2 और नीचे होगा हमारा cos x/2 प्लस साइन x/2। मैं न्यूमरेटर को भी cos x/2 से और डेनोमिनेटर को भी cos x/2 से डिवाइड कर सकता हूं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में। अब ये cos x/2 दोनों के अपॉन में आएगा तो यहां तो बनेगा 1, यहां बन जाएगा माइनस टेन x/2, 1 प्लस टेन x/2। तो यहां पर हम करते हैं टेन इनवर्स cos x/2 माइनस साइन x/2 और हमने इस टर्म को डिवाइड किया है cos x/2 से और डेनोमिनेटर में है cos x/2 प्लस साइन x/2, इसको भी हम डिवाइड करेंगे cos x/2 से प्लस टेन इनवर्स, यहाँ पर भी सेम करेंगे हम cos x/2 प्लस साइन x/2 अपॉन में cos x/2 और यहाँ पर है cos x/2 माइनस साइन x/2 अपॉन cos x/2। रिजल्ट आपको दिख रहा है, इसके अपॉन में लाएंगे 1, यहाँ पे tan x/2, तो यहाँ पे टर्म कुछ इस तरीके से बन जाएगी tan इनवर्स 1 माइनस tan x/2 1 प्लस tan x/2। अब कुछ याद आ रहा है इस फार्मूले को देखकर, प्लस tan इनवर्स 1 प्लस tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan x/2। 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x किसका फॉर्मूला होता है, tan π/4 माइनस x का, तो रख दो यहाँ पर। यहाँ पे बन जाएगा tan इनवर्स tan π/4 माइनस में एंगल क्या है x/2 है, तो यहाँ पे ये आ गया प्लस tan इनवर्स tan, यहां पर कौन सा बनेगा, ऊपर प्लस है तो tan π/4 प्लस x/2। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, यहां बचा π/4 माइनस x/2, यहां बचा π/4 प्लस x/2, ये कैंसिल हो गया। π/4 प्लस π/4 यानी 45 प्लस 45 इज 90। सो हमारे पास जो f(x) है वो क्या आ रहा है π/2। f'(x) निकाल दें तो f'(x) क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और वो कह रहा है f'(π/4) निकाल दो, तो विच इम्प्लाइज दैट f'(π/4) भी कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, क्योंकि कहीं x है ही नहीं जहां हम रखें तो 0 आ जाएगा। क्लियर हुआ है। तो पहले आपको फॉर्मूला बनाना है, उसके बाद आपको रेशनलाइजेशन कर देना है इसका, एंड आप इजीली फिर इसे कर पाओगे। इसके बाद क्वेश्चन 22 देखिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स cos 53 π/5। यहां पे दे रखा है साइन इनवर्स cos 53 π/5, काफी बड़ा सा एंगल दे रखा है। तो पहले आप ये ध्यान रखें कि अंदर cos है तो साइन बनाना पड़ेगा ताकि ये कैंसिल हो जाए, और उससे भी पहले आप इस एंगल को ब्रेक कर लो। जब हमारे पास बहुत बड़ा एंगल आता है तो हम क्या करते हैं, उसके रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर देते हैं, जितने रेवोल्यूशन उसके हो जाएं उतने का काम निपटा देते हैं, बाकी को फिर हम ब्रेक कर लेते हैं। तो 53 पाई में मैं देखूं यहाँ पर, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन इनवर्स cos 10 पाई प्लस 3 π/5। आप चेक कर लो, 10 पाई मतलब 2 पाई के 5 रेवोल्यूशंस कंप्लीट हो गए, 2 पाई के 5 रेवोल्यूशन। अब 10 पाई फिर से यहीं आ गया, 10 पाई प्लस मतलब कहाँ आ गए हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में cos होता है पॉजिटिव और 2 पाई पर आपका चेंज नहीं होगा ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स cos 3 π/5।
अब आप देखें कि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, साइन चाहिए, ताकि हम ये साइन इनवर्स कैंसिल कर पाएं। तो उसके लिए कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, साइन इनवर्स साइन पाई बाई टू माइनस 3π/5। मैं ऐसा लिख दूं, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, नहीं उधर क्लास, साइन पाई बाई टू माइनस 3π/5। अब साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा के है। तो यहां पर आप इसको अब सब्ट्रैक्ट कर लें, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे साइन, यहां पे एलसीएम आ गया 10 एंड 2 से 5 टाइम, 5 से 2 टाइम -6π -π/10। तो यहां पे आ गया साइन इनवर्स साइन -π/10। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, यहां आ गया माइनस का π/10। चेक कर लो, साइन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहां तक होती है, -π/2 से π/2। तो ये आएगा आपका -180/10 यानी माइनस का 18 डिग्री। तो आ रहा है उसके अंदर, तो आप लिख सकते हैं बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। क्लियर हुआ है क्वेश्चन। तो जब ऐसा बड़ा सा एंगल आएगा, पहले आप उसके रेवोल्यूशंस कंप्लीट करेंगे, फिर जो बचता है उसके साथ आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकाल लेनी है। अब क्वेश्चन 23 देखिए, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई y इज इक्वल टू mx, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस। तो गिवन कर्व्स क्या है हमारे पास, द गिवन कर्व्स आर, वो है y इज इक्वल टू mx, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस। तो y इज इक्वल टू mx एक स्ट्रेट लाइन होती है पासिंग थ्रू ओरिजिन, y is equal to mx is a straight line passing through origin। अगर यहां नेगेटिव साइन होता तो फिर ये ऐसे पास होती, अरे बस में पॉजिटिव है तो ऐसे पास होगी, नेगेटिव साइन होता तो फिर ऐसे पास होती लाइन। अब वो आगे कह रहा है x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 1 ये लाइन होगी आपकी, दिस लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, दिस इज x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 लाइन ये होगी आपकी। इस लाइन, इन दोनों लाइन और x एक्सिस के बीच में एरिया कौन सा बन रहा है, ये वाला एरिया बन पा रहा है। तो रिक्वायर्ड एरिया आप कैसे निकालोगे, रिक्वायर्ड एरिया हमें निकालने के लिए कहां से कहां लेना है, 1 से 2 y ऑफ लाइन dx, इस लाइन का y ले लेना है, और इस लाइन का y क्या है आपका mx है, m तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इसका आ गया x² 2 और 1 से 2। यहां लिमिट पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी 4/2 माइनस 1 का स्क्वायर 1/2, 4/2 माइनस 1/2 इज 3/2। सो यहां पे आ जाएगा 3/2 m स्क्वायर यूनिट्स। तो काफ़ी सिंपल था, बस आपको कर्व्स बना लेने थे और फिर आपको लिमिट देखनी है और लिमिट्स के बीच में इस लाइन के नीचे वाला एरिया आपको निकाल देना है। क्वेश्चन 24 देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर इज एक्यूट एंड b वेक्टर मेक ऑब्ट्यूज एंगल विद y एक्सिस। तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, देखें ज़रा कैसे। ए वेक्टर है हमारे पास एक्स आई कैप -3j -k कैप एंड बी वेक्टर है हमारे पास 2xi कैप +xj कैप
माइनस के कैप, और थर्ड वेक्टर जो है आप उसे सी वेक्टर भी कह सकते हो, जो वाई एक्सिस का वेक्टर है। तो आप ध्यान से देखें तो वाई एक्सिस का वेक्टर क्या होता है, वाई एक्सिस को कौन सा कंपोनेंट डिफाइन करता है, जे कैप डिफाइन करता है। तो वाई एक्सिस का वेक्टर आप लिखोगे तो 0i प्लस जे 0k, ये जो वेक्टर है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। अब दो वेक्टर्स के बीच में जब हम एंगल निकालते हैं तो एंगल कैसे निकालते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड्यूलस बी वेक्टर का मॉड्यूलस। ए वेक्टर का मॉड्यूलस और बी वेक्टर का मॉड्यूलस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं आपके। और मैंने पहले भी बताया था कि दो लाइंस के बीच में हमेशा दो एंगल बनते हैं, एक एंगल तो उनमें से बनता है आपका एक्यूट और एक एंगल बनता है आपका ऑब्ट्यूज। आ रही बात समझ में? एक्यूट एंगल हमें जब हम यहां पर इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो मतलब अगर डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है तो एंगल कैसा मिलता है हमें, एक्यूट एंगल मिलता है। और अगर डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव है सॉरी नेगेटिव है तो एंगल कौन सा मिलता है हमें, ऑब्ट्यूज एंगल मिलता है। अब वो कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच ए एंड बी इज एक्यूट, मतलब एंगल बिटवीन ए एंड बी इज एक्यूट, ए और बी के बीच का जो एंगल है वो एक्यूट है। और ए और बी के बीच का एंगल एक्यूट कब होगा, जब ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 होगा। समझ में आ रही है ना बात? सो आप लिखेंगे एंगल बिटवीन ए एंड बी इज एक्यूट इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ग्रेटर देन 0 होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ग्रेटर देन 0 होगा तब वो एक्यूट बनेगा। अगला वो कह रहा है एंड बी वेक्टर मेक्स ऑब्ट्यूज एंगल विद वाई एक्सिस, और जो बी वेक्टर है वो वाई एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है। वाई एक्सिस के वेक्टर को मैंने माना सी वेक्टर, तो मतलब ऑब्ट्यूज कब मिलता है हमें, जब डॉट प्रोडक्ट, देखो मैं लिखूं यहां पर cos थीटा बी डॉट सी ओवर बी का मॉड्यूलस सी का मॉड्यूलस, ऐसे एंगल मिलेगा उनके बीच में, ये तो पॉजिटिव ही रहेंगे। बी डॉट सी अगर नेगेटिव आएगा तो ही हमारा क्या होगा, आपका जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज मिलेगा। तो आप लिखेंगे एंगल बिटवीन बी एंड वाई एक्सिस लिख लेना, या फिर सी वेक्टर इज ऑब्ट्यूज इफ बी डॉट सी जो है वो आपका लेस देन 0 होगा। समझ में आई है इतनी बात, क्लियर हुई है ना? अब ए डॉट बी निकाल लेते हैं हम। ए डॉट बी निकालेंगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इसको, ए डॉट बी निकालेंगे तो x इंटू 2x इज 2x स्क्वायर, ये आ गया 2x स्क्वायर, माइनस 3 इंटू एक्स इज माइनस 3x, माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज प्लस का 1। और b डॉट सी निकालेंगे हम तो b डॉट सी हमारे पास क्या आएगा, 1 इंटू में b डॉट सी, 2 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 1 इज 1 एंड माइनस 1 इंटू 0 इज 0, यानी ये आ गया आपका, ओके देयर इज सम मिस्टेक, जब b और c का करना है हमें, तो 2x इंटू 0 इज 0, x इंटू 1 इज x, यहां पे क्या आएगा x आएगा और ये आ गया x। तो हमारे पास जो कंडीशंस हैं वो क्या है, a डॉट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी ये वाली वैल्यू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 एंड b डॉट सी लेस देन 0 होना चाहिए, यानी कि x लेस देन 0 होना चाहिए। नहीं बस समझ में भाई, हमने यहां वैल्यूज रख दी, a डॉट बी ग्रेटर देन 0
और बी डॉट सी लेस देन 0। अब यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको पहले आप सॉल्व कर लो, फैक्टराइजेशन कर लो इसका। इसमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई 2 हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -3 मिले हमें। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, वो हो जाएगा 2x² माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन 0। यहां से हम 2x कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा आपका x माइनस 1, यहां से -1 कॉमन ले लेंगे x माइनस 1, दोनों में से x माइनस 1 कॉमन ले लिया तो यहां बचा 2x माइनस 1। तो यहां लिख दें x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन 0। अब थोड़ा सा और ध्यान दें आप कि यहां पर ये तो कह रहा है x लेस देन 0, मतलब सारे नेगेटिव नंबर, और ये कंडीशन कह रही है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो कौन सी x की वैल्यूज की तरफ ये इशारा कर रहे हैं? अगर मैं यहां पर इसको 0 के बराबर लूं तो x की वैल्यू 1 आ रही है और यहां पर आएगी x की वैल्यू 1/2। 1 और 1/2 के बीच की कोई भी वैल्यू लो तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी, बट ये सेटिस्फाई नहीं होगी क्योंकि ये कह रहा है x हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। तो केवल इसकी बात सुन लेते हैं, x कोई नेगेटिव वैल्यू लो, नेगेटिव वैल्यू सम -1 ले लिया आपने। जब आप यहाँ -1 रखोगे, -1 इंटू -1 यहाँ हो जाएगा -2 इंटू -1, ये हो जाएगा -2 इंटू -3 यानी 6 विच इज ग्रेटर देन 0। बात सच हो रही है? अगर हम x की कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, यानी x की जो सारी वैल्यूज हैं वो क्या होंगी, वो आपकी नेगेटिव, विच इंप्लाइज दैट x इज लेस देन 0। केवल ये x की वैल्यूज आपके पास होंगी कि जो x है वो हमेशा लेस देन 0 होगा। क्लियर हुआ है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, दैट इज क्वेश्चन 24 के और वाला पार्ट। इसके और वाला पार्ट है, इफ वेक्टर्स a वेक्टर b वेक्टर एंड a वेक्टर माइनस b वेक्टर हैव द सेम मैग्नीट्यूड, इन तीनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स a वेक्टर एंड b वेक्टर। तो आप a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल बता दीजिए। तो अब ध्यान से देखें इसे हम हियर a वेक्टर का मॉड्यूलस, b वेक्टर का मॉड्यूलस और a वेक्टर माइनस b वेक्टर का जो मॉड्यूलस है वो तीनों का बराबर दे रखा है हमें। मैं उसे कुछ नाम दे दूं, लेट से सम m, ठीक है, मैंने मान लिया कि वो तीनों का m है। वो कह रहा है देन फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स a वेक्टर एंड b वेक्टर। तो a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं? लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी अपॉन a वेक्टर का मॉड्यूलस b वेक्टर का मॉड्यूलस। यहां से a डॉट b हमारे पास किसके बराबर आ रहा है? वो बराबर आ रहा है a वेक्टर का मॉड्यूलस, b वेक्टर का मॉड्यूलस और इनटू में cos थीटा, ये आपका आ रहा है। अल्टीमेटली हमें थीटा चाहिए यहां से, जो दोनों के बीच का एंगल है। इसको देखो, इसको अगर हम a वेक्टर माइनस b वेक्टर की मल्टीप्लाई कर दें a वेक्टर माइनस b वेक्टर से, तो ये किसके बराबर होती है? a वेक्टर माइनस b वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला भी होता है सीधा सीधा आपका, यहां मल्टीप्लाई करोगे तो ये बराबर होता है a वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर प्लस b वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर माइनस 2a डॉट b, यही होता है। आप मल्टीप्लाई कर लो तो भी यही आएगा और सीधा फॉर्मूला याद है तो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा था इसका मॉड्यूलस की जो वैल्यू थी वो कितनी थी? m, तो यहां पे क्या बन जाएगा? m स्क्वायर
इसकी भी कितनी थी एम स्क्वायर, यहाँ पे भी बन जाएगा एम स्क्वायर, और यहाँ पर थोड़ा सा हम एडजस्टमेंट करते हैं। ए डॉट बी को मैं ये लिख लूँ, हमने अभी निकाला, ए डॉट बी को मैं लिख सकता हूँ ए का मॉड्यूलस बी का मॉड्यूलस कॉस थीटा। एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आया 0 इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस, ये भी एम एम है दोनों, एम स्क्वायर बन जाएंगे 2m स्क्वायर कॉस थीटा। इसको इधर ले आओ तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2m स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस का m स्क्वायर। तो माइनस से माइनस m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस 2 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे आएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, और कॉस 1/2 किस पर होता है, π/3 यानी 60 डिग्री पर, तो यहाँ पे आ जाएगा cos π/3, सो थीटा इज इक्वल टू π/3। तो दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो हमारा π/3 होगा। तो पहले डॉट प्रोडक्ट की कंडीशन लिखनी है, फिर ये रिजल्ट बनाना है, और इनका मॉड्यूलस आप कुछ भी मान सकते हो, मैंने m माना है, आप कुछ भी वैल्यू मान सकते हो अपनी तरफ से, सबको यहाँ पुट करना है और थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी। क्वेश्चन 25 देखिए, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, हमारे पास एक पॉइंट है 5 7 3, इससे एक परपेंडिकुलर डाला गया है आपका, ये मान लो ये लाइन ए बी है, दिस इज सी डी, तो डी के कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पर निकालने हैं। तो उसको निकालने के लिए इस लाइन को सम लैम्डा के बराबर ले लेंगे हम, तो यहाँ से जब इसको इसके सामने लाएंगे x - 15/3 इज इक्वल टू लैम्डा, तो यहाँ पे आएगा x - 15 इज 3 लैम्डा एंड x इज 3 लैम्डा प्लस 15। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई 3 लैम्डा प्लस 15, y की क्या आएगी 8 लैम्डा प्लस 29, ऐसे ही z की आएगी -5 लैम्डा प्लस 5। ये क्या है, इस लाइन पर बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन ए बी। हमने मान लिया ये आपके इस लाइन ए बी पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। अब लैम्डा की सम वैल्यू के लिए हम ये बोलेंगे कि ये इस डी के कोऑर्डिनेट हैं, तो हम लिखते हैं फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, ये डी के कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर हमारे पास डी के कोऑर्डिनेट्स हैं तो हमें सी डी के डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं बाई 2 पॉइंट फॉर्म से। सो डी आर्स ऑफ सी डी वो क्या होंगे बाई x2 माइनस x1, यानी 3 लैम्डा प्लस 15 माइनस 5 कितना हो गया 3 लैम्डा प्लस 10, 8 लैम्डा प्लस 29 माइनस 7, ये हो गया 8 लैम्डा प्लस 22, यहाँ पे हो गया -5 लैम्डा प्लस 2, दिस वन। ठीक है, अब हमारे पास दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर होता है, तो इसके और इसके डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोडक्ट है वो 0 होगा। देयरफॉर इसके डायरेक्शन रेशियो है 3 × 3 लैम्डा प्लस 10 प्लस 8 × 8 लैम्डा प्लस 22 -5 × -5 लैम्डा प्लस 2 इज 0। तो यहाँ पे आ गया 9 लैम्डा प्लस 30, 64 लैम्डा प्लस 176 प्लस 25 लैम्डा माइनस 10 इज 0। तो यहाँ पे आ गया 30 माइनस 10 इज 20 एंड 176 प्लस 20 इज 196, इधर ले जाएंगे तो माइनस का 196 और इसको ऐड करेंगे सबको 9, 64 और 176, ये हो गया 19, 1,
एंड यहाँ पे दिस वन इज 64 एंड 25 है, 64 एंड 25, ये आ गया 8 98, ये आ गया 98 लैम्डा। 98 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। अब बस लैम्डा की वैल्यू को यहां रखना है और हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएंगे। तो आप लिखोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, या फिर कह दो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एक ही बात है। तो वो क्या आ रहे हैं, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, यहां -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा -6, -6 + 15 हो गया 9, यहां रखोगे -16 + 29 इज 13, यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 10 + 5 इज 15। तो ये हमारे पास क्या आ रहे हैं, इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ रहे हैं। क्लियर है ना। अगले वाला क्वेश्चन देखिए जो सेक्शन सी से है। सेक्शन सी का क्वेश्चन 26 क्या कह रहा है, डिफरेंशिएट sec इनवर्स 1/√1 - x² विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x × √1 - x²। तो मान लो लेट, इसको मान लो u और इसको मान लो v। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाल देंगे, इसका डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू x निकाल देंगे, और फिर इसको जो यहां पर आएगा du/dx को हम डिवाइड कर देंगे dv/dx से, dx से dx और du/dv मिल जाएगा। मतलब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दिस टर्म हमें मिल जाएगा। तो पहले हमें इनका इनिशियली डिफरेंशिएशन करना है, और उसको भी करने के लिए हमें यहां पर इनमें सब्स्टिट्यूशन करना होगा। तो हम यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, x = sin थीटा। तो यहां u क्या बन गया, देखो sec इनवर्स 1/√1 - sin² थीटा, और v क्या बन गया, साइन इनवर्स 2 sin थीटा √1 - sin² थीटा। 1 - sin² थीटा होता है cos² थीटा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, cos ऊपर जाके क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। u = sec इनवर्स sec थीटा, और यहां पे बचेगा केवल थीटा, u = थीटा, और v क्या है हमारे पास, यहाँ पे साइन इनवर्स 2 sin थीटा, और ये बन जाएगा cos थीटा, तो यहाँ बन जाएगा साइन 2 थीटा। यहाँ पे आ गया v = 2 थीटा। तो यहाँ पे आपका आ रहा है u की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स x, और v की वैल्यू आ गई 2 साइन इनवर्स x। इसको कुछ नाम दे दो, फर्स्ट सेकंड। डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट एंड सेकंड on both side with respect to x। तो du/dx किसके बराबर आ जाएगा, 1/√1 - x²। dv/dx क्या आ जाएगा हमारे पास, 2/√1 - x²। इसको थर्ड मान लो, इसको फोर्थ मान लो। डिवाइडिंग थर्ड बाई फोर्थ, थर्ड को फोर्थ से डिवाइड करेंगे तो du/dx ओवर dv/dx, तो ये आ गया du/dv, और यहाँ पे क्या बन गया हमारा 1/√1 - x², 2/√1 - x², तो यहाँ पे आ गया 1/2। क्लियर हुआ है क्वेश्चन। तो पहले दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है, फिर डिफरेंशिएशन को डिवाइड करके हम इसका इसके टर्म्स में डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। 26 का और वाला पार्ट देखिए, x हमें cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा, और y हमें sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा दे रखा है,
और वो कह रहा है हमसे डी वाई बाई डी एक्स निकाल दीजिए एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो डी वाई बाई डी एक्स को पाई बाई टू पर तो हम निकाल देंगे, बट हमें पहले डी वाई बाई डी एक्स चाहिए होगा। ये हैं आपके पैरामेट्रिक फंक्शंस। हम x को भी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और y को भी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर डी वाई बाई डी थीटा को डी एक्स बाई डी थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स हमें मिल जाएगा। इन्हें नाम दो, लेट्स से दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। डिवाइड डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड with respect to theta on both side, तो क्या होगा हमारा dx ओवर डी थीटा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, cos थीटा सेम 1 का 0 और इस cos थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, प्लस अब 1 प्लस cos थीटा सेम और cos थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, मल्टीप्लाई कर लो, माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और यहां पे माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों सेम टर्म हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के, तो माइनस साइन थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा, दिस इज डी एक्स ओवर डी थीटा। अब डी वाई ओवर डी थीटा निकालिए, यहां भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, साइन थीटा सेम 1 का 0 कॉस थीटा का आ गया माइनस साइन थीटा, अब 1 प्लस कॉस थीटा सेम और साइन थीटा का क्या होता है कॉस थीटा, मल्टीप्लाई कर लो, यहां आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कहां पर एग्जैक्टली यहां 2 नहीं आएगा, माइनस साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, तो यहां पर हमारा है कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस 2 थीटा के बराबर होता है, तो यहां पे बन जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा, एंड यहां पे आ गया डी वाई बाई डी थीटा, इसको नाम दो फोर्थ। डिवाइडिंग फोर्थ बाई 3, अब जो फोर्थ है उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, तो हमारे पास क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स, और टर्म क्या आ रही है डी वाई बाई डी थीटा है आपका कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा, और ये है माइनस साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स किस पर निकालना है हमें, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो यहां पर हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर निकालना है, तो जहां भी थीटा वहां पाई बाई 2 रख दो, कॉस पाई बाई 2 कॉस 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 2 इंटू पाई बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 से 2, कॉस पाई बाई 2 कितना होता है 0, और कॉस पाई होता है -1, साइन पाई बाई 2 होता है आपका 1 और साइन पाई होता है 0, यानी -1 अपॉन -1, यानी डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू जो पाई बाई 2 पर क्या आ रही है वैल्यू 1 आ। तो पैरामेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करने के लिए दोनों को पहले थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है,
आफ्टर दैट दोनों को डिवाइड कर दिया तो dy/dx मिल गया, और फिर उसमें थीटा इज इक्वल टू π/2 पुट हम कर देंगे। क्वेश्चन 27 देखिए, डिटर्मिनेंट से दे रखा है, हमें इस टर्म को इसके बराबर प्रूव करना है। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म को नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे टेकिंग LHS। उसके बाद देखो मुझे लाना है ABC और ये वाली टर्म, तो इसके लिए देखो मैं क्या कर देता हूं, इस रो 1 में से आपका क्या ले लेते हैं, A कॉमन ले लेते हैं, रो 2 में से B कॉमन ले लेते हैं, और रो 3 में से C कॉमन ले लेते हैं। अब आप बोले सर ऐसे कैसे कॉमन ले लेंगे, यहाँ कुछ है तो है ही नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में से हम x कॉमन ले रहे हैं, मतलब यहाँ पे बचता है x प्लस 1, तो कॉमन लेने का मतलब है कि जिस टर्म को हम अंदर से कॉमन ले रहे हैं उस टर्म से अंदर वाली हर टर्म को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तभी तो यहाँ पर x बचता है और यहाँ पे 1 बचता है। मतलब हम किसी भी टर्म में से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, अगर वहां पर है तो वहां से कम हो जाएगा, और अगर नहीं है तो वहां के डिवाइड में आ जाएगा। तो हम अब यहां पर लिखेंगे टेकिंग कॉमन ABC फ्रॉम R1, R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली, तीनों में से कॉमन लेंगे। तो यहां देखो जरा ABC कॉमन आ गया बाहर, और यहां पे कॉमन लिया तो यहां से तो निकल गया 1, और यहां पे नहीं था तो यहां पे डिवाइड में आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 1/a, यहां पे भी आ जाएगा 1/a, यहां पे आएगा 1/b, यहां से तो b चला गया और यहां पे बचा 1/b, यहां पर भी 1/b, यहां पर 1/c, 1/c, 1 प्लस 1/c। अब नेक्स्ट ऑपरेशन सोचो जरा, हम क्या लगाएंगे, अगर मैं R1, R2 और R3 को जोड़ दूं तो कुछ इसके जैसी टर्म बन जाएगी। तो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है हमारा, ऑपरेटिंग R1 में क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यहां पे क्या बन जाएगा, ABC, सभी को ऐड कर देंगे तो 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, यहाँ पर भी 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, बाकी सारी टर्म्स सेम हो जाएंगे, 1/b, 1 प्लस 1/b, 1/b, 1/c, 1/c, 1 प्लस 1/c। अब हम नेक्स्ट स्टेप में R1 में से ये कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर लिखेंगे टेकिंग कॉमन वन प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c फ्रॉम R1 में से कॉमन ले लेंगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ABC 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1, 1/b, 1/c, 1 प्लस 1/b, 1/c, 1/b, 1 प्लस 1/c। अब ये 1-1-1 टाइप वाला फॉर्मेट बन गया, तो उसमें हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स को हम यहाँ 0 बना लेते हैं। तो इसको 0 बनाने के लिए हम C1 में से C2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 हो जाएगा, C2 में से C3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 हो जाएगा। सो ऑपरेटिंग C1 माइनस C2 एंड C2 में ऑपरेट करेंगे C2 माइनस C3, तो यहां आ गया ABC 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, और यहां पे ये 0 हो जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो टर्म कैंसिल हो जाएगी, यहां बचेगा -1 और ये बन जाएगा 0,
इसमें से इसको करेंगे 0 और ये देखो यहाँ बचेगा 1 + 1/b माइनस 1/b, कैंसिल हो गया, बचा क्या 1। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 1/b 1 + 1/c। अब आपके पास दो इस रो 1 में और C1 में दो जीरोज हैं, किसी के भी अलोंग एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। तो क्या आएगा, यहां पर है ABC 1 + 1/a + 1/b + 1/c 0 -0 + 1। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, -1 × -1 इज 1 and -0। तो यहां पे अंदर से 1 आ रहा है तो यही टर्म रह जाएगी, ABC × 1 + 1/a + 1/b + 1/c। एंड यही आप ध्यान से देखें तो यही आपकी क्या है, राइट हैंड साइड। सबसे पहला ऑपरेशन था कॉमन लेने वाला, उसके बाद आपने सभी को ऐड कर दिया, फिर 1 1 1 टाइप वाला फॉर्मेट बना, एंड उसके बाद तो फिर क्वेश्चन को करना इजी हो जाता है। क्वेश्चन 28 देखिए, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल एंड द लाइन y = x एंड y एक्सिस बट लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया निकालना है। द गिवन कर्व्स आर, तो गिवन कर्व्स क्या है हमारे पास, x² + y² कहाँ गया = 16 यानी 4 का स्क्वायर, ये पहला कर्व है, y = x ये सेकंड कर्व है। तो आप ध्यान से देखें, ये एक सर्कल है जिसका कि सेंटर ओरिजिन होता है, बट रेडियस कितनी है इसकी, 4 है। तो यहां पर हम एक सर्कल बना लेते हैं। तो ये वाली जो पॉइंट है यहां से यहाँ 4 है, तो ये हो जाएगा 4 0, ये 0,4, ये -4, 0 और ये 0, -4। और हमने अभी देखा y = x क्या है, एक लाइन है जो कहां से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी। तो यहां पर ये कहीं इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपके, तो मुझे ये पॉइंट निकालना है जो इनका इंटरसेक्शन का पॉइंट है। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो y की वैल्यू x के बराबर है, या फिर मैं कहूं x की वैल्यू y के बराबर है आपकी, तो y की वैल्यू x यहां डाल दो, तो x² + x² इज 16, 2x² इज = 16, 2 से 8 टाइम, x इज = √8 या फिर 2√2। पॉजिटिव नेगेटिव आएगी, बट पॉजिटिव लेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू है। तो x 2√2 है तो y भी इतना ही होगा, यानी ये पॉइंट आ गया 2√2, 2√2। अब आप ध्यान से देखो, एरिया निकालना है। 0 से 2√2 तक हम किसके नीचे हैं, लाइन के, और 2√2 से 4 हम किसके नीचे हैं, सर्कल। तो रिक्वायर्ड एरिया कैसे मिलेगा हमें, रिक्वायर्ड एरिया इज 0 से 2√2 y ऑफ लाइन dx प्लस 2√2 से 4 तक y ऑफ सर्कल dx। ठीक है, अब y ऑफ लाइन तो हमारे पास इजीली मिल गया, जो है आपका x 0 से 2√2 x dx प्लस 2√2 से 4। y ऑफ सर्कल निकालोगे तो इसको इधर ले जाएंगे, 4 का स्क्वायर माइनस x² एंड y इज इक्वल टू √4² माइनस x²। वैल्यू प्लस माइनस आएगी, बट हम प्लस लेंगे क्योंकि y फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। सो √4² माइनस x² dx। कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहां पर, √a² माइनस x² dx इज x/2, सेम टर्म आती है हमारी यहां पर, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c।
वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एरिया पर 99% चांस है कि जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मूले पर ही बनता है, और पर भी बन सकता है बट 99% इस पर बनता है। अब ये फॉर्मूला लगा दो यहां पर। यहां तो हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट है 0 से 2√2 प्लस यहां इंटीग्रेशन करोगे तो x बाई 2 और सेम टर्म आएगी यानी 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 16 बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, और यहां पर है 2√2 से 4। इसमें रखोगे तो 2√2 का स्क्वायर होगा 8 बाई 2 माइनस 0, इजी हो गया, ये तो 4 आ गया, प्लस जब आप अपर लिमिट यहां रखोगे तो 16 माइनस 4 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 16 माइनस 16 0 हो गया, प्लस यहां रखोगे 8 साइन इनवर्स 4 बाई 4 माइनस यहां रखोगे आप तो यहां पर क्या बनेगा, मैं नीचे लिखता हूं इसको, 2√2 बाई 2, 16 माइनस 2√2 का स्क्वायर होगा 8, और यहां पर है प्लस 8 साइन इनवर्स 2√2 बाई 4, 2 से 2 टाइम्स, यहां पे आ गया 4 प्लस 8 साइन इनवर्स 1 बचा, और साइन 1 किस पर होता है हमारा, पाई बाई 2 पर, तो मैं उस 1 को लिख सकता हूं साइन पाई बाई 2 माइनस यहां पे 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहां पे आया √8 इंटू √2 हो गया √16 होता है 4 प्लस यहां √2 से इसको कैंसिल करोगे तो यहां √2 बच जाएगा आपका, और साइन 1 बाई √2 किस पर होता है, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4 पर, तो यहां पे आ गया 4 प्लस 8 इंटू पाई बाई 2 माइनस 4 और माइनस का 8 पाई बाई 4, तो यहां 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 से 4 टाइम, 4 से 2 टाइम, यानी यहां आ गया 4 पाई माइनस 2 पाई यानी 2 पाई स्क्वायर यूनिट्स। तो हमारा जो एरिया है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया है वो क्या बन रहा है, 2 पाई स्क्वायर यूनिट्स यहां पर बन रहा है।